नमस्कार। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि हिंदी शिक्षार्थियों को क्या चाहिए। इस वक्तव्य से मेरा तात्पर्य यह है कि आज की परिस्थिति में 21वीं शताब्दी में जो बच्चे भारत के बाहर और भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में पल बढ़ रहे हैं और विशेष तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन उपकरणों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं, उनको हम किस तरह से भाषा और संस्कृति से परिचित कराएं। न सिर्फ परिचित कराएं बल्कि उनमें उनकी प्रवृत्ति कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो मैंने पिछले एपिसोड में जो शिक्षार्थियों को, हिंदी शिक्षार्थियों को क्या चाहिए, इस एपिसोड के पहले चरण में, पहले भाग में मैंने आपका ध्यान दिलाया था कि अमेरिका में कैसे अमेरिकन काउंसिल फॉर ऑन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के मापदंड बने हुए हैं, कैन डू स्टेटमेंट बने हुए हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी विद्यार्थियों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के तौर तरीके बताए हुए हैं, जिनमें हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त है। और यह एक गहन प्रक्रिया है। बच्चों को हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान अगर है तो उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, अगर नहीं है तो उनमें कैसे पैदा करें। इसके लिए जो नौसिखुए हैं, नौविस लेवल के, नौविस स्तर के, निम्न, मध्य और उच्च श्रेणियों में जो हम उनको आगे बढ़ाते हैं भाषा शिक्षण के लिए, फिर इंटरमीडिएट यानी कि माध्यमिक स्तर में ले जाते हैं, तो इन सब को कक्षा में ऑनलाइन या फेस टू फेस कक्षा में प्रयोग करते समय ये जरूरी है कि शिक्षक और शिक्षार्थी का आपसी संबंध बहुत ही मजबूत हो, यानी दोनों एक दूसरे के बारे में जाने। खास तौर से शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षकों को यह पता हो कि वे, उनका ज्ञान, उनकी पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। कुल मिलाकर हम ये कोशिश करते हैं या करना चाहिए कि भाषा शिक्षण की बागडोर हम धीरे धीरे कैसे शिक्षार्थियों के हाथों में समर्पित करते जाएं, यानी उनको यह अवसर दें कि वो जैसे जैसे भाषा सीख रहे हैं वैसे वैसे उसके साथ नए प्रयोग करें अपने अनुभवों के आधार पर। और जो नई परिस्थितियां हैं या जो जानी पहचानी परिस्थितियां हैं, जैसे बाजार जाना, किसी के घर जाना, शादी ब्याह में जाना, इन परिस्थितियों में कैसे लोगों से बातचीत करें और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो 3 पहलू हैं, प्रोडक्ट, प्रैक्टिसेस और पर्सपेक्टिव, उनको अपनाते हुए। तो शिक्षकों का भी यह कर्तव्य है कि इन चीज़ों को अपने भाषा शिक्षण में, अपनी स्ट्रेटजी, जो उनकी नीति है, उनकी जो तरीके हैं पढ़ाने के, उनमें शामिल करें। और इसी के साथ यह देखें कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। तो इस एपिसोड में हम यह बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कि सबसे पहले जो शिक्षक अपनी बात, नई जानकारी देता है, यानी कि शिक्षार्थियों को सुनने का अवसर देता है, देखने का अवसर देता है, यानी कि चित्र और वीडियो के माध्यम से, उसके बाद उन्हें कितना समझा इसकी जांच करता है। फिर दोनों विद्यार्थियों को ग्रुप में बांटता है, अलग अलग दल में बांटता है और आपस में उनसे बात करने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में जो विद्यार्थियों ने सीखा है, शिक्षार्थियों ने सीखा है, उसको वे प्रस्तुत करते हैं और उस पर टीका टिप्पणी होती है। यही प्रक्रिया है जिसके मापदंड बने हुए, जिसका ढांचा बना हुआ है, और उसके बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। भाषा ज्ञान का आकलन कैसे करें? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी कितना सीख रहे हैं, इसकी जांच कैसे हो? फिर हम बात करेंगे अमेरिकन काउंसिल ऑन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस के पैमाने की। जो पैमाना उन्होंने विकसित किया है, उसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं
कि विभिन्न स्तरों के विद्यार्थी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसके पाठ लक्ष्य यानी लेसन गोल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी विषय को पढ़ाते समय उसे अध्याय यानी टॉपिक और पाठ लेसन में हम विभाजित करते हैं, और पाठ विषय और मुख्य विषय यानी थीम तक जो हमारा पढ़ाने का सफर है उसको तय करते हुए तीनों स्तरों पर शिक्षार्थी ने क्या सीखा, यानी वह क्या कर सकता है, कैन डू, उसका हम आकलन करते जाते हैं। हम जानते हैं कि भाषा शिक्षण सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने द्वारा पूरा किया जा सकता है। आइए देखें कि भाषा शिक्षक को इन चारों प्रकार की शिक्षा देते समय किन पैमानों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे पता चले कि प्रारंभिक यानी नोविस, माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट स्तरों के शिक्षार्थियों से हमें क्या अपेक्षाएं करनी चाहिए। इस लेख में हम अग्रिम यानी कि एडवांस और उसके आगे सुपीरियर स्तर के विद्यार्थियों की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे विद्यार्थी मुख्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थी हैं जो हिंदी सीख रहे हैं। वे भारत के बाहर पैदा हुए, मुख्यतः यहीं बड़े हो रहे हैं और दैनिक बोलचाल में हिंदी का प्रयोग न के बराबर करते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा प्रवीणता की। उसका पहला पक्ष है सुनना यानी लिसनिंग। तो प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो कि मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी हो सकते हैं, अपने भाषा शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ या विषय में से मुख्य शब्द, संभवतः अक्सर प्रयुक्त किए जाने वाले मौलिक संदेशों, परिचयात्मक संबोधनों, साधारण प्रश्नों में प्रयुक्त शब्दों और मुहावरों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, नमस्ते, मेरा नाम विधि है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानवी है। नमस्ते, मेरा नाम सानवी है। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपका जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन अक्टूबर 15 पे है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? इस तरह के जो प्रश्न हैं, हम अगर उनसे पूछेंगे तो वो उसको समझ सकते हैं। उनका सही परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रस्तुत करना सिखाना चाहिए। ये हमारे शिक्षकों का कार्य है, जिम्मेदारी है। नमस्ते जी, आप कैसे हैं? और वाक्य अपने संवाद को समाप्त करते समय, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, इत्यादि आम प्रयोग में आने वाली बुनियादी बातों को ही प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी समझ सकते हैं। इन बुनियादी समझ को सिखाने के लिए शिक्षक बार बार अपनी बात दोहराए, भाषा के अतिरिक्त हाव भाव, चित्र, रेखा चित्र, अभिनय आदि का भी सहारा ले सकते हैं, और तभी हम आधुनिक तौर तरीकों से भाषा को प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को, नोविस को सिखा सकते हैं। पढ़ना लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग। साक्षरता के इन दोनों विधाओं का संबंध भाषा वर्णमाला से है। हिंदी सीखने के लिए देवनागरी वर्णमाला का ज्ञान आवश्यक है। बिना वर्णमाला सीखे शिक्षार्थी उन शब्दों और वाक्यों को पहचान नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता। पढ़ना और लिखना दोनों ही जटिल और धीमी प्रक्रिया हैं। इनके लिए हमारे कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को घर पर वर्णमाला पढ़ने और लिखने का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। हालांकि कंप्यूटर पर ऐसे ऑनलाइन टूल सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे अक्षर, शब्द, मात्रा और वाक्यों को लिखना सिखाया जा सकता है। प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें भाषा की संरचना समझने में मदद करें, अक्षर, शब्द और वाक्य रचना समझने और पहचानने का अवसर दें। यह ध्यान रखें कि शिक्षक सीमित शब्दों, वाक्यों को कक्षा में प्रयोग करें और पढ़ाने के दौरान
यह आकलन करते जाएं कि उनके विद्यार्थी सुने हुए शब्दों और वाक्यों को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, उन्हें बोल और लिख पा रहे हैं। भाषा शिक्षार्थियों की प्रवीणता प्रारंभिक से माध्यमिक और उसके आगे अग्रिम और श्रेष्ठ पायदानों पर ले जाने का पैमाना है। यह जान लेना कि वे क्या कर सकते हैं, कैन डू। वर्षों पहले जब मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस द्वारा विभिन्न स्तरों के लिए विकसित क्या कर सकते हैं की सूची पर नजर डाली, तो मैंने महसूस किया कि इन पैमानों का प्रयोग एक तरफ शिक्षक अपने विद्यार्थियों की प्रवीणता जांचने के लिए कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षार्थी भी स्वयं अपनी भाषा क्षमता की समीक्षा कर सकते हैं कि उन्होंने कितना और क्या सीखा। यही नहीं, क्या कर सकते हैं यानी कैन डू पैमाने शिक्षार्थी को आत्मविश्वास बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं भाषा शिक्षण के लिए वास्तविक पैमाना प्रस्तुत करने के साथ साथ विविध विषयों की शिक्षा का लक्ष्य निर्धारण करने में भी उपयोगी साबित होते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी क्या कर सकते हैं इसकी जांच यानी इंटरप्रेटिव परिचयात्मक, परस्पर संवाद इंटरपर्सनल और प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशनल के तीन जो अंदाज हैं, जो तीन पहलू हैं, उनमें उनकी कार्य क्षमता परफॉर्मेंस का आकलन उनके कार्यों से परिलक्षित होता है। क्लासरूम में अगर परफॉर्मेंस करते हैं वो, तो वे प्रोफिशिएंसी की तरफ यानी कि प्रवीणता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तीनों संवाद अंदाज में शिक्षार्थियों की कार्य क्षमता जांचने के लिए संकेतक बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक की है, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता का अनुमान है। उस क्षमता को सुदृढ़ करना ही भाषा शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी विषय के अनुसार शिक्षार्थी के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की प्रवीणता को समृद्ध करना है। यहाँ एक उदाहरण के साथ हम विषय वस्तु यानी थीम, विषय यानी टॉपिक और उपविषय यानी पाठ लेसन के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले लक्ष्यों का सही संकेतक निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए हम प्रारंभिक स्तर के शिक्षार्थी को मेरा घर नामक विषय पढ़ा रहे हैं, जो कि मेरा संसार नामक व्यापक विषय यानी थीम के तहत एक उपविषय है। इस विषय को कई पाठ में विभाजित करते समय शिक्षक पहले तो इंटरप्रेटिव व्याख्यात्मक या परिचयात्मक अंदाज में संकेतक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। प्रारंभिक विद्यार्थी को निम्न, मध्य और उच्च यानी कि लो, मिड और हाई इन श्रेणियों की सीढ़ियों को पार करने के लिए सहायता करनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थी को उच्च श्रेणी का संकेतक लक्ष्य रखा जाए, यानी कि हम उच्च श्रेणी हाई, नोविस हाई के जो पैमाने हैं उनको हम पढ़ाएं, उनके अंतर्गत भाषा पढ़ाएं और उसे विविध वाक्य संरचना से परिचित कराते हुए प्रारंभिक उच्च सीढ़ी तक ले जाने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार इंटरप्रेटिव अंदाज में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थी विषय के अनुरूप साधारण प्रश्न समझ सकता है। इसका विषय अनुरूप उदाहरण होगा अपने घर संबंधी साधारण प्रश्न को समझना। इस उदाहरण का संदर्भ देते हुए हमारा लक्ष्य हो सकता है कि जैसे जब दो व्यक्ति अपने घर के बारे में बात कर रहे हों तो मैं उन्हें समझ सकता हूं, यानी कि विद्यार्थी। परस्पर संवाद यानी इंटरपर्सनल अंदाज में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थी जैसे शिक्षार्थी कैन डू क्या कर सकता है, वो कुछ सामान्य प्रश्नों को पूछ सकता है या वैसे ही प्रश्नों के उत्तर भी दे सकता है। इसका विषय के अनुरूप उदाहरण जैसे अपने घर के संदर्भ में ये होना चाहिए कि वे सामान्य प्रश्न पूछे और वैसे ही प्रश्नों के उत्तर भी दे। इस उदाहरण को संदर्भ देते हुए हमारा लक्ष्य हो सकता है कि अपने घर के बारे में कुछ सामान्य बातें जैसे उसका आकार, उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि के बारे में
मैं बता सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ और कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ दूसरों से, दूसरों के घरों के बारे में। प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशनल अंदाज में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थी सीमित शब्दों और कभी-कभी पूर्ण वाक्यों का प्रयोग कर अपने घर के बारे में कुछ सामान्य बातें बोलकर या लिखकर बता सकता है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम ईशान है। मेरा नाम शौनिक है। मेरा जन्मदिन नवंबर 21 को है। मेरा जन्मदिन जुलाई 16 को है। मैं 10 साल की हूँ। मैं 12 साल का हूँ। मैं मेरिलैंड में रहती हूँ। मैं मेरिलैंड में रहता हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद है। मुझे बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स पसंद है। मुझे गर्मी पसंद है क्योंकि आइसक्रीम खाना है। मुझे गर्मी पसंद है क्योंकि मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। मेरे परिवार में नाना नानी दादा दादी 2 कुत्ते भाई माता और पिता है। मेरे परिवार में नानू नीमा दादू दादी पिता माता बहन और 2 कुत्ते। दरअसल शिक्षक की जिम्मेदारी यह है कि वह अपने शिक्षार्थियों को क्यों, क्या, कैसे और कहां जैसे प्रश्नों के सहारे भाषा विस्तार के अनेक पहलुओं पर शिक्षार्थियों को सोचने और अपनी भाषा ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करें। लक्ष्य संकेतक को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने के लिए शिक्षक श्रृंखलाबद्ध वाक्यों को लक्ष्य संकेतक में शामिल कर सकता है, यानी कि उसका लक्ष्य हो सकता है कि बच्चे सीरीज ऑफ सेंटेंस यानी श्रृंखलाबद्ध वाक्य बोलें। प्रारंभिक स्तर की तरह ही माध्यमिक संवाद स्तर में 3 सीढ़ियां निम्न, मध्य और उच्च श्रेणियों को पार करना जरूरी है। माध्यमिक स्तर की श्रेणियों को पार करने के लिए भी पैमाने तैयार हैं, जो कि एक्ट ने बनाए हैं। उन्हें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की भाषा जरूरतों के अनुरूप अपना सकते हैं। भाषा शिक्षण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। उसे गढ़ने के लिए संकेतक और अन्य पैमाने जैसे सिले हुए कपड़े होते हैं उनकी तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने इस लेख को समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसके जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वर्ल्ड रेडिनेस स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस, यानी कि विश्व के मापदंड जो हैं वैश्विक स्तर के, और एक्ट पे कैन डू स्टेटमेंट, उनका एक लिंक यहाँ दिया जा रहा है जिसे आप देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आप जरूर हमारे चैनल को पसंद करें, लाइक करें, अपनी टिप्पणी दें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, खासतौर से भारत के बाहर, उनको हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने के जो आधुनिक तरीके हैं, उदाहरण के लिए हमने दिया इस लेख में जो अमेरिकन काउंसिल फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस के मापदंड हैं, उनको अपनाकर अपनी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको हम सुधार सकते हैं। निश्चय ही इस तरीके से हम बच्चों को क्लासरूम में बांध सकते हैं। हिंदी सीखने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थी जरूर अपनी रुचि दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हिंदी सीखेंगे। और यही पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है हेरिटेज विरासत के छात्रों की, वह हिंदी को उसका सम्मानित दर्जा यानी कि विश्व स्तर तक ले जाएगी। और बाकी जो ओल्ड गार्ड हैं हिंदी के, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो हिंदी में ये नहीं है वो नहीं, उसी का रोना धोना करते रहते हैं, उससे हट करके हिंदी को वास्तव में समृद्ध करेगी। अब मैंने इस लेख में बताया कि जो इस शताब्दी की जरूरतें हैं भाषा के संदर्भ में, उनका अंतिम उद्देश्य है विश्व नागरिक बनाना। विश्व नागरिक बन के हमारे जो विद्यार्थी हैं
अन्य विधाओं से जुड़ सकते हैं, सामाजिक वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं और अपनी भाषा को सीखते हुए उसमें प्रवीणता हासिल करते हुए आत्मगौरव महसूस कर सकते हैं। यह चैनल हिंदी शिक्षण का हमारा अभियान इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।